सुप्रभातम। सन 1921 में भारत के पितामह श्री लाला लाजपत राय जी ने लोक सेवक मंडल की स्थापना की। इस संस्था ने कारागृह में बंदिस्त स्वतंत्र सेनानियों के परिजनों के निर्वहन के लिए 50 रुपए महीना देना प्रारंभ किया। जेल से लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी सहधर्मचारिणी ललिता देवी शास्त्री जी को पत्र लिखा। मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ आपको लोक सेवक मंडल द्वारा 50 रुपए समय पर मिलते हैं। परिजनों के मूलभूत आवश्यकताओं के लिए 50 रुपए पर्याप्त है ना? ललिता देवी जी एक आदर्श अनुगामिनी थी। प्रत्युत्तर में उन्होंने लिखा, शास्त्री जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हर महीने निरंतर धनराशि मिलती है। आपको तो मेरा मित व्ययी स्वभाव ज्ञात है ना। उन 50 रुपयों में से भी मैं 10 रुपए बचाकर रखती हूँ और केवल 40 रुपयों में ही सारा घर खर्चा चलाती हूँ। 10 रुपए शायद आगे चलकर भविष्य में काम आवेंगे। शास्त्री जी ने तुरंत लोक सेवा मंडल को पत्र लिखा, मेरे परिजनों को कृपया केवल 40 रुपए ही भेजे, उतने ही महीने के खर्च के लिए पर्याप्त है। बचे 10 रुपए किसी जरूरतमंद विद्यार्थी के लिए आप खर्च कीजिए। शास्त्री जी के सुपुत्र ने जब उन्हें बिना बताए व्यक्तिगत काम के लिए सरकारी वाहन का उपयोग किया तो उन्होंने तुरंत पेट्रोल के पैसे सरकारी खाते में जमा कर दिए। पीएम हाउस के रद्दी के पैसे भी वे अक्सर सरकारी खाते में ही जमा किया करते थे। राष्ट्र सर्वोपरि यही उनकी प्राथमिकता थी। परिजनों की जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने ललिता देवी शास्त्री जी को सौंप दिया था। बच्चों का जीवन मरण भी कभी उन्हें विचलित ना कर पाया। शास्त्री जी जब नैनी के कारागृह में बंदिस्त थे तब उनकी लाडली मंजू विषम ज्वर की शिकार हो गई। योग्य औषध उपचार ना मिलने के कारण बीमारी ने उग्र रूप धारण किया। सहृदय शास्त्री जी ने व्यथित अंतःकरण से सरकार को घर जाने की अनुमति मांगी, मगर सरकार ने भी शर्त रखी, इसके बाद राष्ट्र कार्य में सहयोग नहीं दोगे। शास्त्री जी को यह शर्त अमान्य थी। आखिर बिन शर्त उन्हें रिहा कर दिया गया, किंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। दुर्भाग्यवश उनकी लाडली मंजू परलोक सिधारी। शांतिपूर्वक 3 दिन में उन्होंने उसके क्रियाकर्म निभाए और 12 दिन की अनुमति होने के बावजूद उनके कदम नैनी जेल की ओर चल पड़े। आगे चलकर उनके सुपुत्र को भी विषम ज्वर हुआ। इस बार उन्हें 8 दिन की बिनशर्त छुट्टी मिली। शास्त्री जी ने बड़े लगन के साथ अपने लाडले सुपुत्र की सेवा शुश्रूषा की, किंतु बुखार कम होने के कोई भी लक्षण ना दिखे। उन्होंने सरकार से कालावधि बढ़ाने के लिए अपील की। सरकार ने फिर अपनी शर्त उनके सामने रखी। शास्त्री जी अड़िग थे। शर्त अमान्य कर उन्होंने नैनी की जेल की ओर प्रस्थान किया। बाबूजी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए ना, आप मत जाइए ना, आप घर पर रहिए ना, देखो ना मुझे तेज बुखार है। यह सब आक्रोश उनके कानों में गूंज रहा था, लेकिन उन्हें जेल जाने से परावृत्त ना कर पाया। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो पाकिस्तान को भी करारा जवाब देने के आदेश उन्होंने दिए। कर्तव्य दक्ष प्रधानमंत्री के नाते प्रतिदिन वे आर्मी हॉस्पिटल को भेंट देते। मरणासन्न, जख्मी, घायल सिपाहियों से वे व्यक्तिशः वार्तालाप करते। एक बार जब वे आर्मी हॉस्पिटल के राउंड पर थे तब पहले 2 पेशेंट्स को मिलने के बाद
वे बेड क्रमांक 3 पर आए। पलंग पर जाली लगी हुई थी। शास्त्री जी ने सीनियर आर्मी अफसर को पूछा, बेड क्रमांक 3 पर कौन है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, ही इज मेजर भूपेंद्र सिंह। पाकिस्तानी गोलियों के बौछार का सामना भूपेंद्र जी ने बड़े शौर्यपूर्वक किया, लेकिन इसी कड़वे प्रतिकार के दौरान उन्हें अपने दोनों पांव खोने पड़े। उनके संपूर्ण देह की छन्नी हो गई। शत्रु ने उन्हें गोलियों से भून डाला। उनकी काया खून से लथपथ है। शास्त्री जी ने अपने हाथों से जाली हटा दी। बड़े स्नेहपूर्वक अपना दाहिना हाथ मेजर के सर पर रखते हुए कहा, नॉट ओनली मी, द होल नेशन इज प्राउड ऑफ यू मेजर भूपेंद्र सिंह। मेजर भूपेंद्र सिंह अपने आंसुओं को रोक ना पाए। मेजर, अरे विश्व भर में जिस इंडियन आर्मी की शौर्य गाथा का डंका बज रहा है, उसके आप मेजर होना? हे वीर पुरुष, आपको ये आंसू शोभा नहीं देते? नहीं शास्त्री जी, देश के लाडले पंतप्रधान जी को व्यक्तिशः मिलने का स्वप्न मैंने अनेक दिनों से संजोया था, लेकिन आज आपके सम्मानार्थ खड़े होकर सैल्यूट करने के लिए ना तो मेरे पांव शाबुत है, ना ही मेरे इन हाथों में बल है। इसी का शल्य मुझे सताया जा रहा है। मुझे अफसोस है मैं आपको सैल्यूट नहीं कर पाया। सरुधई शास्त्री जी अपने आंखों के आंसुओं को रोक ना पाए। कर्तव्यदक्ष लाल बहादुर शास्त्री जी को कोटि कोटि प्रणाम।